हेलो स्टूडेंट्स, प्रोस्पेक्टस की आज की क्लास में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रविवरण में मिथ्या कथन के बारे में बात करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, चाहे सेबी गाइडलाइंस हो या फिर कंपनीज एक्ट हो, दोनों ही ये बात मैंडेटरी करते हैं कंपनी के लिए कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। कंपनी के बारे में एकदम सटीक होनी चाहिए, एकदम राइट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। जो प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन गिवन करी जाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ये है, या जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बिल्कुल सही और करेक्ट हो, तभी वो प्रोस्पेक्टस सही माना जाता है। अदरवाइज ये कहा जाता है कि वो प्रोस्पेक्टस में क्या है, मिस स्टेटमेंट है, और उसके लिए लायबल होती है कंपनी और जो कंपनी के लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर कंपनी का, जो पब्लिक कंपनीज है जो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, उनकी लायबिलिटी हो जाती है कि वो प्रोस्पेक्टस में सही जानकारी देवे कंपनी के बारे में, वो किसी भी तरीके का मिस स्टेटमेंट ना करे। अब देखते हैं हम लोग कि मिस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती है, या कहते किसे है मिस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, मिस स्टेटमेंट मीन्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, मिस स्टेटमेंट के अंदर क्या अंदर ये शामिल है, चाहे वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट हो अबाउट द कंपनी के बारे में। अगर कोई मिथ्या सूचना दी गई है, गलत सूचना दी गई है, जो सही नहीं है, जो अनट्रू है, इसके अलावा कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट जो कि बताया जाना जरूरी था इन्वेस्टर्स को प्रोस्पेक्टस के थ्रू, प्रोस्पेक्टस में उस मटेरियल फैक्ट का डालना जरूरी था, लेकिन कंपनी ने उसको नहीं डाला, तो वो क्या है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट अबाउट द कंपनी। प्रोस्पेक्टस में इस तरीके की अगर किसी भी ये भी एलिमेंट इंक्लूड होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस कहेंगे। कंपनी के बारे में कोई भी गलत सूचना, कोई ऐसी सूचना जो बताई जानी चाहिए थी लेकिन उसे छिपाया गया है, बताया नहीं गया प्रोस्पेक्टस में, वो भी मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस होगी। ठीक है, अब कंपनी पर तो ये दायित्व हो गया कि भैया उसको जो है कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सही और सटीक जानकारी देनी होती है। ठीक है, अब वो कंपनी का क्योंकि आधार होता है, या प्रोस्पेक्टस ही कंपनी का आईना होता है, कंपनी की जो तस्वीर इन्वेस्टर्स को बताई जाती है वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही बताई जाती है। प्रोस्पेक्टस को ही पढ़कर जो है पब्लिक ये डिसाइड करती है कि हमें कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसके शेयर्स परचेज करने हैं या नहीं। इसलिए प्रोस्पेक्टस में सही और सटीक जानकारी कंपनी के बारे में जो दी जाती है वो होनी चाहिए। इसके अलावा मिस स्टेटमेंट के संबंध में गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस को फॉलो किया जाता है। ये रूल इसके बारे में है, गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनी, मतलब गोल्डन रूल का मतलब है कि प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो कैसी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल भी अनट्रू या फॉल्स नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट जैसी का बात होती है, तो कंपनी के लोग लायबल, मतलब जो भी उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने के जो भी अथॉरिटी है, इशूइंग अथॉरिटी है कंपनी की, वो लायबल होगी। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस के डिस्कस करेंगे। रैक्स वर्सेस फुलसेंट। रैक्स वर्सेस फुलसेंट के मामले में कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस इशू किया। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी ये स्टेटमेंट करती है कि उसने डिविडेंड, पास्ट ईयर में उसने डिविडेंड दिया था। कब दिया था उसने, पिछले साल, लास्ट ईयर उसने डिविडेंड दिया अपने सदस्यों को। ठीक है, लेकिन कंपनी ने अपने इस प्रोस्पेक्टस में डिविडेंड का सोर्स ऑफ डिविडेंड नहीं बताया। ये नहीं बताया कि उसने डिविडेंड दिया कहाँ से। बाद में जब पता किया गया तो ये जो सोर्स था डिविडेंड देने का, जो सोर्स था वो कंपनी के फाइनेंशियल रिजर्व्स थे। कंपनी के फाइनेंशियल रिजर्व्स में से कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, ना कि कंपनी के लाभों में से।
कंपनी के लाभों में से डिविडेंड नहीं दिया गया था, क्योंकि पता किया गया तो ये पता चला कि कंपनी को लास्ट ईयर फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, इस वजह से कंपनी ने डिविडेंड जो है कहां से पे कर पाती, तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स में से डिविडेंड पे कर दिया। इसको ये जो प्रॉस्पेक्टस में जो स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट को पार्शियली डिस्क्लोजर माना गया। कंप्लीट डिस्क्लोजर तो ये नहीं था, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी थी कि हमने डिविडेंड पे किया, लेकिन इस डिस्क्लोजर को पार्शियल डिस्क्लोजर मानते हुए कोर्ट ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को लायबल ठहराया, कंपनी की जो अथॉरिटी थी उसको लायबल ठहराया। ठीक है, तो यहाँ कंपनी मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस के लिए लायबल ठहराई गई। ठीक है, पार्शियल डिस्क्लोजर माना गया इस केस में। अगला इसका जो इंपॉर्टेंट केस है वो है पीक वर्सेस गुर्नी। पीक वर्सेस गुर्नी, ठीक है, इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये कंपनी है, ये कंपनी इशू करती है अपना प्रॉस्पेक्टस। इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ने मिस स्टेटमेंट डाला है ना, कंपनी ने फैक्ट्स के बारे में कुछ मिस स्टेटमेंट किया प्रॉस्पेक्टस में। अब एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स को इस मिस स्टेटमेंट के बारे में पूरी नॉलेज है, ये जानते हैं कि कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट किया, तो इन्होंने प्रॉस्पेक्टस पढ़ा तो इन्हें पता चला कि ये मिस स्टेटमेंट है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेंगे। क्लियर। अब आते हैं मिस्टर वाई पर। मिस्टर वाई ने प्रॉस्पेक्टस रीड आउट किया और इनको मिस स्टेटमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेंगे। मिस्टर वाई ने कंपनी से शेयर्स को परचेज कर लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये शेयर्स जो थे वो परचेज कर लिए। अब मिस्टर वाई के जो शेयर्स थे वो कहाँ आ गए, मिस्टर एक्स के पास आ गए। ठीक है, अब फैक्ट्स को आगे बताने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगी कि देखिए, जो शेयर्स होते हैं हमारे, उसके दो तरीके के मार्केट से परचेज किए जा सकते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी या फर्स्ट मार्केट जो होता है वो होता है बाय द कंपनी, मतलब कंपनी के थ्रू अगर हम लोग डायरेक्टली कंपनी के थ्रू अगर हम लोग शेयर्स को लेते हैं, जैसे कंपनी नए नए शेयर्स इशू करे और हमने वो फ्रेश शेयर्स कहाँ से ले लिए, कंपनी से ले लिए, तो वो होगा हमारा प्राइमरी मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद हम लोग अगर शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज से या किसी इंडिविजुअल से लेते हैं तो वो मार्केट होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, दोनों चीज समझ में, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदे कहाँ से, स्टॉक एक्सचेंज से लिए। वो शेयर्स जो मिस्टर वाई के पास थे, तो ये किस मार्केट से परचेज करा है इन्होंने, सेकेंडरी मार्केट से। यहाँ समझ में आई बात, इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से परचेज करा। अब परचेज करने के कुछ समय बाद कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अब ये जो कंपनी थी हमारे यहाँ पर, ये वाइंडिंग अप में चली गई, और वाइंडिंग अप में जाने के बाद मिस्टर एक्स से इन्होंने कंपनी जो शेयर्स के बचे हुए पैसे थे, जो कॉल्स थी वो मांगी। वो कॉल्स मिस्टर एक्स से इन्होंने डिमांड करी और मिस्टर एक्स ने देने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं लायबल नहीं हूँ क्योंकि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि भाई आपको चूंकि मिस स्टेटमेंट की पहले से जानकारी थी और दूसरी बात आपने शेयर सेकेंडरी मार्केट से परचेज किए हैं, देन हम लोग लायबल नहीं है। कंपनी और कोर्ट द्वारा ये भी हेल्ड आउट किया गया कि कंपनी मिस्टर एक्स के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स को पहली बात तो मिस स्टेटमेंट की नॉलेज थी। ठीक है ना, नॉलेज ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक तो ये फुलफिल हो गया यहाँ पर। दूसरा, इन्होंने जो शेयर्स परचेज करे वो परचेज करे सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो इन दोनों ही वजहों से कंपनी जो थी वो मिस्टर एक्स के प्रति लायबल नहीं थी। क्लियर। अब देखिए, ये तो हुआ इस केस का डिसीजन पीक वर्सेस गुर्नी का, लेकिन अगर यहाँ पर मिस्टर वाई कंपनी पर क्लेम करते, मिस्टर एक्स ने क्लेम किया मिस स्टेटमेंट के लिए कंपनी पर, अगर मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई कंपनी पर मिस स्टेटमेंट के लिए क्लेम करते तो इस केस का डिसीजन कुछ और होता और कंपनी लायबल ठहराई जाती। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई ने जो ये शेयर्स परचेज करे थे वो डायरेक्टली परचेज करे थे कंपनी से।
यानी कि अपने प्राइमरी मार्केट से परचेज करे थे, सेकेंडरी सोर्सेज से नहीं। ठीक है, तो यहाँ अगर मिस्टर वाई होते मिस्टर एक्स की जगह तो इसका रिजल्ट, इस केस का जो डिसीजन था वो कुछ और होता। ठीक है, तो इस तरह से ये केस आपका हो गया। तो कंपनी की लायबिलिटी हो गई कि भाई वो सही सही इंफॉर्मेशन दे, ठीक है, और नहीं दे तो मिस स्टेटमेंट के लिए लायबल। और मिस स्टेटमेंट के लिए भी कौन लायबल ठहरा सकता है? जो कि डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज कर रहा है, ना कि बाहर किसी इंडिविजुअल से या सेकेंडरी मार्केट से। क्लियर? अब देखिए, ये तो हुआ इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग लायबिलिटीज की। तो कौन लायबल होगा इस मिस स्टेटमेंट के लिए? ठीक है, अ पर्सन हु हैज साइंड एंड गिवन कंसेंट, वो व्यक्ति लायबल होंगे जिन्होंने अपने साइन करे हैं या फिर अपनी सहमति दी है टू द प्रोस्पेक्टस इज लायबल फॉर मिस स्टेटमेंट। मिस प्रोस्पेक्टस में किए गए मिस स्टेटमेंट के लिए वो पर्सन लायबल होंगे जिन्होंने उसके इशूइंग के समय प्रोस्पेक्टस पर साइन किए हैं और अपनी सहमति दी है। अब वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं बेटा? वो कंपनी के डायरेक्टर भी हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर भी हो सकते हैं, कंपनी के एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी हो। ठीक है ना, जो उस समय कंपनी का हिस्सा है, जिस अथॉरिटी के अंडर उस प्रोस्पेक्टस को इशू किया गया है, उनकी लायबिलिटी होगी। और वो लायबिलिटी दो तरीके से हो सकती है बेटा। एक तो होती है क्रिमिनल लायबिलिटी, आपराधिक दायित्व, सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एक होता है सिविल लायबिलिटी, सिविल दायित्व सेक्शन 35, लाइक जैसे फ्रॉड वगैरह के लिए कंपनी पे मामला दायर कर देना, इस तरीके से। तो सिविल दायित्व भी हो सकता है और आपराधिक दायित्व भी हो सकता है। किन लोगों का हो सकता है? उन लोगों का जिन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू करते समय अपने साइन और अपने कंसेंट उस प्रोस्पेक्टस के प्रति दी है। ठीक है, सेक्शन 34 और 35 में आप लोगों को यही देखना है। ये कंपनी अधिनियम के दोनों सेक्शन इन दायित्वों के बारे में बताते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या हर एक डायरेक्टर, हर एक निदेशक, हर एक वो व्यक्ति जो उसका हिस्सा है इशू करते समय, क्या वो लायबल है? तो देखिए, कई इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे कोई डायरेक्टर जो है, अगर अननोइंग फैक्ट्स अबाउट द प्रोस्पेक्टस, अगर उसे ये प्रोस्पेक्टस के बारे में जो उसमें कथन है उसके बारे में पता ही ना हो, अगर वो ये साबित कर दे कि मुझे इन मिस स्टेटमेंट के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, या फिर उसने अलॉटमेंट से पहले ये बात साबित कर दे और उसके अलावा वो पब्लिक नोटिस इशू कर दे, लोक सूचना उसने दे दी हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये एक्सेप्शन हो सकता है कि किसी डायरेक्टर ने जो है अपने डायरेक्टरशिप छोड़ दी हो प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही, भले उसका नाम प्रोस्पेक्टस पे बना रहे। ठीक है, इसके अलावा किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन हो उसमें, उसके संदर्भ में उसने ये बात कही हो एक्सपर्ट ओपिनियन से, या किसी गवर्नमेंट के किसी डॉक्यूमेंट्स के से कोई बात ली हो, तो ऐसी बातों के आधार पर डायरेक्टर की भी लायबिलिटी नहीं होगी। ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन हर एक वो व्यक्ति दायित्वाधीन होगा जिसके की सिग्नेचर है और जिसने अपनी सहमति प्रोस्पेक्टस इशू करते समय दी है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था जो किस बारे में बता रहा था हमें, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के बारे में। ठीक है, थैंक यू ऑल।